जो क्रिमिनल वाला मुद्दा हो गया, इसमें क्या किया गया, धीरे धीरे इंग्लिश लॉ को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया। अब एकदम से तो कर नहीं सकते, क्योंकि ब्रिटिश ये बात जानते थे कि हिंदू या मुस्लिम जो भी है धर्म, उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करना, और डरते थे कि ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे मारेंगे पकड़ के लड़ेंगे। क्योंकि इंडिया में एक रूल चलता था कि आप कुछ भी कर लो हम बर्दाश्त कर लेंगे, धर्म से नहीं खेलने का, हमारे धर्म तो जीवन है इंडिया में, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या किया गया, यहाँ पर इंग्लिश लॉ को लाने की कोशिश की गई। इंग्लिश लॉ की बात की गई कि भाई इंग्लिश लॉ को लाएंगे यहाँ पर, ठीक। और इसके अंदर जैसे कि आपने देखा होगा, एक शख्स थे वॉरेन हेस्टिंग। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग ने ही कोशिश की। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आए लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी कोशिश की, और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बाद में जो लॉर्ड वेलेस्ली थे, लॉर्ड वेलेस्ली ने भी ये बहुत ज़्यादा कोशिश की। और मुस्लिम समुदाय में, या फिर ये कह लो कि हिंदू समाज के जो लोग थे, ठीक है, वो किसी रूप में मुस्लिम लोगों को इतनी जल्दी एक्सेप्ट करना चाह नहीं रहे थे। उसका एक बड़ा पंगा भी था। जैसे मान लो एक कानून चलता है, इसको बोलते हैं हनीफ। हनीफ नाम सुना हनीफ का? कि मान लो कि किसी महिला के साथ रेप हो जाए तो उसे कम से कम 4 पुरुष की गवाही अपने साथ में दिलवानी पड़ेगी। अगर 4 पुरुष उसकी गवाही नहीं देंगे कि हाँ इस महिला के साथ रेप हुआ है, तो उसे रेप नहीं माना जाएगा, और फिर उसे अडल्ट्री यानी कि जीना माना जाएगा। जीना, अडल्ट्री को कहते हैं जीना, मतलब कि उसने अपनी मर्जी से कुछ लोगों के साथ में गैर संबंध बनाए, और फिर वो दोषी मानी जाएगी, दोषी करार दी जाएगी, और उसमें मृत्यु दंड तक शामिल हो सकता है। या तो उसे कोशिश ये की जाती है कि पत्थरों से बीच चौराहे पे मार मार के उसे मार डाले कि समाज में रहने योग्य महिला नहीं है। इस प्रकार से प्रथा चलती थी। और हिंदू धर्म में भी कुछ अच्छा तो था नहीं, हिंदू धर्म की प्रथा तो कोई ना अच्छी थी। उसमें भी क्या क्या कर्मकांड होते थे, कोई बताएगा? हिंदू धर्म की प्रथाओं में क्या चलता था? सती प्रथा सबसे वाहियात प्रोसेस था कि एक 50-55 साल का बूढ़ा 15-20 साल की लड़की शादी कर लेता था, ठीक है, वो मर जाता था, और फिर उसकी जो विधवा थी उसको सती कर देते थे। और सती का प्रोसेस इसलिए लेकर के आए थे कि कल को ये विधवा औरत उठ करके हमसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मांगेगी, तो इसको पहली फूंक दो। हाँ, वो सती प्रथा की जो बात कर रहे हैं, पत्थर वगैरह बांधे जाते उसमें, डंडों से ही पकड़ते थे, अलग अलग टाइप का प्रोसेस। अब देखो, सती प्रथा का जो उन्मूलन हुआ, जो अबॉलिशन किया गया, वो तो राजा राम मोहन राय ने करवा दिया। लेकिन सबसे भयंकर घटना 1987 में हुई, उसमें राजस्थान में, तो वो भी हुई। तो समाज भाई क्या, कानून तो बना दिया, समाज उसे कब तक एक्सेप्ट करेगा, ये तो देखना पड़ता है ना। और समाज इतना खूंखार है हमारे यहाँ का कि जब तक उसका लाभ ना हो वो एक्सेप्ट ना करे। बहुत कमीना समाज है, कोई ईमानदार समाज और बढ़िया समाज तो हमारे यहाँ ही नहीं। तो इसके बाद यहाँ तक कैसे समझ में आया ये वाला? क्लियर हुआ? आगे चलते हैं, अभी और बहुत कुछ समझना है इसमें। क्रिमिनल में इंग्लिश लॉ को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया गया, एकदम नहीं कर सकते थे, ठीक है। अब बात करते हैं मुस्लिम लीग के बारे में। और इसमें हम बात करते हैं सीधा मुस्लिम लीग का जो स्टैंड था उससे लेकर के 1937 से, ठीक है, कि 1937 में जो क्या स्टैंड रहा, और जो ब्रिटिश थे उनका क्या स्टैंड इसमें रहा। और यहाँ पे एक चीज़ बनी, इसको कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। आप लोग फुल में लिख लो, मैं छोटा लिख रहा हूँ। मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। हाँ, शरीयत SH, हाँ, शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। शरीयत SHARIAT
SIAT शरीयत एप्लीकेशन एक्ट। भाई 1937 में वही होंगे ना। इसके बाद 1939 में फिर थोड़ी सी बदलाव हुआ, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट आया। डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात की गई इसमें, डिसॉल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट। यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ या शरीयत एक्ट के हिसाब से अपना शादी करेंगे, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग उन्हें कोर्ट में जाकर तलाक लेने का भी अधिकार होगा इस कानून के तहत। ठीक, एक तो चल रहा है ट्रिपल तलाक, तलाक 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 कर दिया। एक कोई सभ्य आदमी है तो वो कोर्ट में अपील करके भी तलाक ले सकता है और कोर्ट में तलाक लेने का अधिकार उसको इस एक्ट से दे दिया। तो यहाँ तक की ये बात सारी सारी। अब बात हम जो करने वाले, जो मेन मुद्दा इसका है, जिस पे असली डिबेट है, वो है हिंदू कोड बिल कि हिंदू कोड बिल पे क्या। और देखो इतना लंबा जो हमने स्ट्रक्चर देखा, एंशंट टाइम्स हम देखते आ रहे हैं और मुस्लिम ये तो क्या कहते हैं मिडेवल इंडिया भी देख लिया हमने उसमें, ठीक है, और जो ब्रिटिश एम्पायर उसमें भी देख लिया। ज़्यादातर एक बात देखी कि मुस्लिम के ऊपर केवल यही दो कानून अब तक हमने ध्यान से देखे, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि ट्राई भी नहीं किया और करने दिया भी नहीं गया, ऐसे भी कह सकते हैं। तो हम बात इसमें बात करें तो हिंदू कोड बिल के ऊपर जो डिबेट है उसकी बात करते हैं। 1941 में 1941 में एक कमेटी बनाई गई और कमेटी के जो चेयरमैन थे उनका नाम था सर BN राव। सुना है कभी नाम? BN राव। BN राव और सर BN राव बल्कि बता रहा हूँ, राव सर BN राव जो कमेटी बनी और इसको बोलते हैं हिंदू लॉ कमेटी। हाँ, हिंदू लॉ कमेटी बनी। इसके चेयरमैन कौन रहे? सर BN राव। हिंदू लॉ कमेटी बनी, इसके चेयरमैन बन गए सर BN राव। और BN राव कोई आम इंसान तो थे नहीं, ये ऑलरेडी एक ICS उस टाइम पे IAS जो होता वो ICS कहलाता था, तो ICS ऑफिसर भी थे, जूरिस्ट भी थे और जज भी रह चुके थे। और जो बर्मा, जिसको आज आप म्यांमार के नाम जानते हो, तो बर्मा की जो संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके भी एडवाइज़र यही रहे थे। क्या कहते हैं, कोई दोबारा बताना है? एक तो एक ICS ऑफिसर थे, जूरिस्ट भी थे, जज भी थे। बर्मा यानी म्यांमार जो आज का है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके एडवाइज़र भी ये थे। सर जूरिस्ट कौन होता है, मतलब कानून तो क्या था? हाँ, ठीक है। और जो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसके भी एडवाइज़र यही थे। और आगे चल करके इंटरनेशनल कोर्ट में जज भी अपॉइंट हुए और UN सिक्योरिटी काउंसिल के चेयरमैन भी आगे चल के रहे हैं। क्या जूरिस्ट थे, जज थे, ICS ऑफिसर थे। जो बर्मा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग एडवाइज़र भी ये थे, कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग एडवाइज़र भी ये थे। और इंडिया के भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइज़र ये थे। साथ में इंटरनेशनल जो कोर्ट है उसके जज भी यही थे। और UN सिक्योरिटी काउंसिल के आगे जाकर के अध्यक्ष यानी चेयरमैन भी ये बने थे। हाँ, इंटरनेशनल कोर्ट में जज भी रहे ये। सर तो बाद में बनेंगे, बाद में ऐसा नहीं होता, एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ चलती है। 45 के बाद ही बना था। हाँ, ठीक है। तो इन्होंने दो चीज़ें की,
जो ये हिंदू लॉ कमेटी बनी, इसमें इन्होंने क्या किया, 2 टर्म बनाए। एक बनाया विधवा या बेटी को लेकर के, ठीक है, और एक बनाया इन्होंने सेपरेट रेजिडेंट को लेकर के। सेपरेट रेजिडेंट, सेपरेट रेजिडेंट किसको कहते हो आप? वाह। जैसे किसी पुरुष और महिला की शादी हुई हो और किन्हीं विवादों की वजह से उन्होंने तलाक ना लिया हो, लेकिन वो रहते अलग अलग हों, ठीक है, उन्हें कहोगे आप सेपरेट रेजिडेंट। और उस कंडीशन में गुजारा भत्ते की बात होती है कि गुजारा भत्ता कैसे दिया जाएगा, इसकी बात इन्होंने की, ठीक है। तो ये 2 मुद्दों पे इन्होंने बड़ी तरीके से बात की कि भैया ये चीज़ होनी चाहिए। और फिर हाँ बोलो। हाँ एलिमनी, देखो कभी कभी क्या होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि डाइवोर्स के बाद मिलेगी। भाई जो महिला है अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, ठीक है, और वो डिसाइड करते हैं महिला और पुरुष मिलकर कि हम अलग अलग रहेंगे, तो कानूनी रूप से डाइवोर्स लेंगे। डाइवोर्स लेना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अलग अलग रह सकते हैं वो। हाँ रह सकते हैं, क्यों दिक्कत नहीं है। देखो एक बात बताओ, आप एक घर में रह रहे हो लेकिन आपके बेडरूम ही अलग अलग, आप हो तो अलग अलग ही, एक साथ क्या हो गया, ठीक है, आपने घर बदल दिया, आप अलग अलग हो गए। तो ये तो इलीगल हो गया ना। क्यों इलीगल हो गया? तो जब लिविंग रिलेशनशिप में लीगल है। आजकल कुछ इलीगल नहीं है। जैसे एक धारा सुनिए आपने, 498। 498 किस बारे में कहती है? 498 कहती है कि अगर कोई महिला कोई विवाहित महिला की बात करते हैं, कोई विवाहित महिला या विवाहित पुरुष अगर किसी गैर विवाहित महिला या पुरुष के साथ संबंध बनाती है, ठीक है, तो अडल्ट्री की जो बात की गई है, तो वो गैर कानूनी अब नहीं है। अब सोचो ये गैर कानूनी, तो अलग अलग रहना कैसे गैर कानूनी जाएगा भैया? वो तो बचकाना चीज़ है। भत्ता देना गैर कानूनी बता रहे हैं। भत्ता देना क्यों गैर कानूनी होगा भाई? एक बात बताओ, है तो वो उसी की वाइफ, वो कह रही है मुझे उसकी शक्ल ही पसंद नहीं है, लेकिन तलाक तो मैं भी ना दूँ इसे। हिंदू है भाई कि तलाक दे दूसरी कर लेगा ये, मैं चाहती नहीं दूसरी करे, मेरे ख्याल में तड़प के मर जाए, दूसरी मैं नहीं करने दूंगी इसे, क्योंकि हिंदू मैरिज क्या कहता है, एक ही करोगे ना। उन्होंने कहते मैं दूसरी करने नहीं दूंगी, तलाक भी नहीं दूंगी, लेकिन मैं अब एज ए पत्नी तो खर्चा उसको देना पड़ेगा, एज ए पत्नी तो खर्चा देगा ना, तो दे भाई, क्या कर सकते हैं, ठीक है। तलाक हो गया तो भत्ते में देगा, तो पत्नी का भी तो गुजारा भत्ता है अपना, वो भी तो गुजारा करेगी, तो देना पड़ेगा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो ध्यान रखना कभी तुम्हारे साथ ऐसा हो जाए। समझ नहीं आया सर? नहीं आया समझ में? देखो सपोज आकाश है, ठीक है, और आकाश ने शादी कर ली, स्पेशल मैरिज एक्ट में करी, चलो किसी मुसलमानी चारदानी जो भी है ये ले आया मस्त तरीके से, ठीक है। अब कुछ समय तो साथ रहे, कुछ समय साथ रहने के बाद लड़की ने बोला भाई मैं इसका तो खुश नहीं हूँ, और उसने क्या किया कि उसने बोला, आकाश ने बोला भाई एक काम करो, तुम मेरे साथ खुश नहीं हो तो तलाक ले लो, क्या दिक्कत है, तुम तलाक लो, किस्सा ख़त्म करो। लेकिन आकाश ने बोला, उसकी वाइफ ने बोला कि अगर मैं तुझसे तलाक ले लूँगी तो दूसरी शादी कर लेगा, और मेरा पति मेरा परमेश्वर है, मैं छोड़ूंगी नहीं पति को। खुश भी नहीं है, अगर वो खुश है तुझे क्या तो खुश रहने देगी वो। तो हाँ, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं तेरे साथ नहीं रहूँगी। और देखो किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती करने की इजाज़त हमारा कानून देता ही नहीं है, क्योंकि सबकी लिबर्टी है, सबकी फ्रीडम है, राइट टू लाइफ है। दोची की नहीं बैठा सर? क्यों नहीं बैठा? आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू प्राइवेसी, ये आपकी प्राइवेसी का अधिकार है, ठीक है। अगर आप अपनी वाइफ के साथ रहते हो और वाइफ आपके साथ नहीं रहने जाती, कोर्ट से पूछे क्यों नहीं रह रहे हो, बोले मेरी प्राइवेसी है, बस। यानी कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से उसकी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, वो अलग रह सकती है, लेकिन है तो वो आपकी पत्नी ही, तो आप उसे गुजारा भत्ता दोगे, समझा? तो सर अलग रहने का क्या मतलब? मर्जी है उसकी। अब मोदी की वाइफ अलग नहीं रहती, मोदी की वाइफ अलग रहती है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वाइफ, तलाक तो नहीं हुआ उनके बीच में, लेकिन फिर भी अलग रहती है।
तो क्या मोदी जी उन्हें खाने पीने गुजारा भत्ते नहीं देते होंगे? देते होंगे, क्यों नहीं देते होंगे? सर प्रॉपर्टी भी जाएगी, जाएगी, ये तो समझा? हो रहा है। सब मिलेगा। हैं? क्यों लीगली? आपस में समझौता है, लीगली भी पॉसिबल है। अगर आप कोर्ट में जाओ, कोर्ट में जा करके आप बोलो कि हमें एक साथ नहीं रहना लेकिन हम तलाक भी नहीं चाहते, तो आपको सेपरेशन का अधिकार दे देंगे। जब सेपरेशन का अधिकार हो जाएगा तो उसमें जैसे कि मान लो कल को आपका हस्बैंड आ गया और बोला चल भी चल साथ में चल, या आप कहो कि नहीं मैं तेरे साथ रहूँगी, तो ये अलाउड नहीं, क्योंकि आपने सेपरेशन खुद मांगा है। आप फिर उस पर एक अधिकार नहीं जमा सकते कि वाइफ होने का या हस्बैंड होने का, क्योंकि आप खुद कह चुके हो कि हमें सेपरेट होना है। ठीक है? वो मूवी देखी दे दे प्यार दे, इसका मैं कल एग्जाम्पल दे रहा था। फिर ये है, अब सब चीज़ पॉसिबल है। अब तो शादी से पहले डिवोर्स के एग्रीमेंट साइन हो जाते हैं, प्री मैरिज एक्ट बना हुआ उसके लिए भी, कि अगर शादी के बाद आपको ऐसा डर है कि सामने वाली पार्टी, लड़का या लड़की वाले की तरफ से ऐसा डर है कि वो कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, दहेज को लेकर किसी बात को लेकर एलिगेशन लगा सकते हैं, तो ऐसे केस में आप शादी से पहले प्री मैरिटल एग्रीमेंट बनता है, उसे साइन कर लो। उसमें साफ साफ लिखा हो कि अगर ऐसा कुछ होता तो ऑटोमेटिकली इनका डिवोर्स माना जाएगा। सर लड़की के पास क्या राइट्स हैं इस केस में? मतलब सेम राइट्स लड़के और लड़की के पास दोनों पे सेम राइट्स होते हैं। उसमें जो बाद में होता है ना कि लड़की वाले चले गए डिवोर्स के लिए, लड़के वाले चले गए डिवोर्स के लिए, कुछ झगड़ा हो गया और लड़की एक पक्ष का मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तो ऐसी बंदिशें उसमें नहीं होती कि आप पहले साइन कर चुके हो कि अगर आपकी शादी नहीं चलती, सहमति नहीं बनती, तो आपका तलाक है ही ऑटोमेटिकली। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मान लो इसे, और कुछ नहीं। क्या प्री मैरिज कॉन्ट्रैक्ट कह लो, प्री मैरिज एक्ट कह लो, ये है। इंडिया में अभी लॉन्च हुआ है कुछ सालों पहले ही, विदेश में कब से चल रहा है, तो वहाँ तो ऐसे ही कर लेते हैं। वहाँ तो 2-3 साल कहीं छोड़ दिया, वहाँ तो यही चलता है। नहीं, कुछ बुढ़ापे तक भी चलाते हैं, ऐसी बात नहीं है, चलो चलाते हैं। हाँ, तो इंडिया में कौन सा सक्सेसफुल शादी चल रही है ये बता आजकल? कैसी बात कर रहे हो सर आप? नहीं, इंडिया में भी इतनी नहीं है, पॉपुलेशन ज़्यादा इसलिए दिखता है, ऐसे है नहीं। आप शादी.com, जीवन साथी पे जाकर देखो, कितने विडो री मैरिज के लिए सब अप्लाई कर रहे बैठे हैं, समझा? एक बार मैंने लास्ट ईयर बनाई थी आईडी जीवन साथी पे, मुझे 62 साल की एक महिला ने रिक्वेस्ट भेज दी। मैं देख के हैरान, मैंने कहा वहाँ की थी आंध्र प्रदेश की, लेकिन लग नहीं थी वो 62 साल की है, हमें लगा यार 50 के आसपास लग रही है, 45 तक। और मेरा भी उसका कॉन्फ्रेंस उन्होंने भेजा और मैंने भी एक्सेप्ट किया। मैंने कहा एक्सेप्ट तो हम भी करेंगे, हमने भी एक्सेप्ट किया। हैं कहाँ तक पहुँचा? मैं उतना ही था कि उसने भेजा, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, उनकी भी इज्जत रही, मेरी भी रही, आगे कुछ बात ही नहीं बढ़ी कभी। हमने कहा ठीक है चलो पढ़ाई पे आ जा। ठीक, तो इस तरह से बना। इसके बाद में यही जो कानून है आगे चल करके 1944 में फिर से चीज़ हुई, फिर से बना। 1944 में फिर से बना और 1944 में बन चुकी थी कौन सी, मतलब 1944 के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी हमारी। देखो अब तक जो बना है वो ब्रिटिश के अंडर बना है, ठीक है। इसके बाद इसको जो हमारी गवर्नमेंट है उसके अंडर बनाना था। मतलब ऐसा मान सकते हो आप, ऐसा कह सकते हो कि कमेटी तो बनी, कमेटी बन गई और कमेटी ने इसके ऊपर बात की, लेकिन ये भी कह सकते हो आप कि इसकी रिपोर्ट आते थे 1944 का समय हो चुका था, आप ऐसे भी कह सकते हो इस बात को, ठीक है। और इसी के समय में उसमें 1946 के आसपास आकर के हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी शुरू हो चुकी थी। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली शुरू हो गई तो ये समय था 1947 का। 1947 फरवरी का समय था और इस समय जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट जो असेंबली थी, इसने क्या किया, इसको जो वो थी ये हिंदू कोड बिल, जो हिंदू कोड बिल था वो सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया। हिंदू कोड बिल किसको भेज दिया? सिलेक्ट कमेटी को। सिलेक्ट कमेटी का मतलब समझते हो ना क्या होता है? सर ये जो बिल वगैरह पास करवाते हैं तो उससे पहले एक कमेटी होती है जो कि उस बिल को पूरा एनालाइज करती है। इसमें क्या और जो सभा होती है उसी सभा के लोग मिल करके उस बिल को एनालाइज करते हैं।
ठीक है, यानी उस सभा में तो कुछ चुनिंदा लोग। तो सिलेक्ट कमेटी के जो चेयरमैन थे वो बने थे कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर। इस सेलेक्ट कमेटी के चेयरमैन किसे बनाया गया, डॉक्टर BR। ड्राफ्टिंग कमेटी भी थी ना, ड्राफ्टिंग कमेटी अलग है, ये हिंदू कोड बिल के लिए सेलेक्ट कमेटी थी। इसके चेयरमैन बना दिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को। और इसका चेयरमैन बनाने के बाद आप ऐसा कह सकते हो कि तूफान मचा, क्योंकि बताता हूँ, देखो पहले सब लिख लो उसके बाद बताता हूँ, ठीक है। सर यहाँ से ही बताना सर, विधवा बेटी यहीं से बताएंगे, टेंशन ना ले तू। देखो सर, एक सेकंड लिख लें। हाँ लिख लो, निपट लो। सर अभी कितना रह गया, ये कितना रह गया, 8%। टाइम क्या हुआ है अभी, हैं 1:30 बज गया। और आधे घंटे में आज का हिस्सा तो ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा नहीं जाऊंगा, आज कुछ हिस्से तक जाऊंगा। उसके बाद कम से कम 2-3 दिन अभी इसमें और लग जाएंगे पूरे टॉपिक को ख़त्म करने में। हाँ, अभी हिंदू कोड बिल, मुस्लिम प्रश्न, वो सब तो करना है अभी बाकी, उसमें कम से कम 4-5 घंटे अलग से लगेंगे, अभी तो इसी में चल रहा है, ठीक है ना। ये मुद्दा ऐसे ख़त्म होगा ना कि जब कोई तुमसे इस बारे में बात करेगा तो तुम्हारे पास हर जवाब होगा, ये समझने का, सोचने की हर पावर होगी कि हाँ भाई। और देखो किसी भी टॉपिक को जब समझते हो तो हमेशा निष्पक्ष हो जाओ, किस पार्टी से संबंध रखते हो, किस पार्टी की वाहवाही करते हो, क्या है, या किस ऑर्गेनाइजेशन से, किस धर्म को मानते हो, इन सब से हट जाओ। क्योंकि मान लो हम हिंदू कोड बिल की बात करते हैं और ये लाजमी है कि हिंदू कोड बिल में कुछ अच्छाई भी होगी, कुछ बुराई भी होगी, तो जहाँ तक का हिस्सा अच्छा है उसे हम अडॉप्ट करेंगे, जो बुरा हो उसे हटा दो, भाई अब बुराई चल रही है हटा लो इसे। ऐसे मुस्लिम पर्सनल लॉ में भी होगा, शरीयत में भी होगा, डिफरेंट टाइप के लॉ बने उन सब में ये होगा। और उनका अगर बुरा हिस्सा हटा दे तो अच्छे हिस्से को कंपाइल कर करके एक अच्छे समाज की स्थापना हो सकती है। क्या बुराई है इसमें, लिख लिया। अब देखो हिंदू कोड बिल बना, इसके लिए 1941 में BN राव के अंडर में एक हिंदू लॉ कमेटी बनाई गई, ठीक है। हिंदू लॉ कमेटी ने खास तौर पर विधवा और बेटी या फिर जो सेपरेट रेजिडेंट रहते हैं उनके गुजारे भत्ते की इसमें बात की, क्योंकि इन लोगों पे ऑलरेडी पहले काफ़ी सारे लॉज बन चुके थे, ठीक है। तो आगे जा करके इसकी जो रिकमेंडेशन आई 1944 में आई, और 1944 के आसपास में हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर ये सब चल रहा था, वो सब चीज़ें चल रही थी, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी भारत की आज़ादी का टाइम नज़दीक आ रहा था। तो 1947 में फरवरी महीने में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, और एक बात खास है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी थी, जो संविधान सभा थी, ये कुछ मामलों में संविधान सभा रहती थी, और जब कहीं कानून की कोई बात आती थी तो यही संविधान सभा कन्वर्ट होकर के पार्लियामेंट भी बन जाती थी हमारी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो अब मान लो, क्योंकि हम एक बिल की बात कर रहे हैं, कमेटी की बात, एक बिल की बात करें जो कानून बन रहा है, तो ये संविधान सभा एक उसका रूप ले लेगी, पार्लियामेंट का ले लेगी रूप। तो इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मिलकर के हिंदू कोड बिल के लिए एक सिलेक्ट कमेटी बनाई, जिसमें आपस में चुन करके, मान लो यहाँ पर आप 8-10 लोग बैठे हो, इनमें चुन करके मैं कुछ लोगों को बोल दूँ भी आप इस मुद्दे पर चर्चा करो। मान लो मैंने पीछे के 5-6 उठा लिए, ठीक है, कि आप लोगों को हक दे रहा हूँ कि आप इस पॉइंट पे चर्चा करो, तो आप सिलेक्टेड पर्सन हो गए वो। लेकिन आप लोगों के अंदर भी डिस्प्यूट हो सकता है, तो मैं एक को हेड बना दूंगा, लीडर बना दूंगा। तो इस डिस्प्यूट को देखते हुए डॉक्टर BR अम्बेडकर को इस सिलेक्ट कमेटी का लीडर बना दिया, हेड बना दिया, चेयरमैन बना दिया। अब डॉक्टर BR अम्बेडकर को चेयरमैन बनाने के पीछे 2 वजह थी। एक कि सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन तो यही थे, ये बात साबित है, आज भी साबित है। दूसरी बात कि कानून के अंदर जितनी नॉलेज इनको थी उतनी सर BN राव को भी नहीं थी, क्योंकि उनके सामने अगर कोई खड़ा हो सकता था तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ही हो सकते थे। और 3 PhDयाँ इस दौरान तक ये कर चुके थे कंप्लीट। और 3 PhD, लोग एक PhD करने में लोगों का दम फूल जाता है, ये 3 PhD कर चुके थे, बहुत विद्वान व्यक्ति थे, और अपनी बात को बड़े तरीके से एक्सप्लेन कर सकते, रख सकते थे। इनकी बात को काटना इतना आसान था ही नहीं। अब जब ये कमेटी बनी, और कमेटी बनने के बाद नया मंत्रिमंडल बनने की बात हुई। भारत आज़ाद हुआ, कब हुआ? 15 अगस्त 1947 को, ठीक है।
इसे क्लियर कर रहा हूँ और वहाँ से फिर हम इसको देखना शुरू करते हैं। अब बात आती है 15/8 से शुरुआत होती है। यहाँ भारत आज़ाद हुआ और भारत के आज़ाद होते ही भारत को उनका नया मंत्रिमंडल मिला और जो मंत्रिमंडल मिला उसमें यानी कि जो सरकार चली वो 1952 तक जो सरकार बनी थी वो जनता के द्वारा चुनी गई नहीं थी। समझ रहे इस बात को? मंत्रिमंडल तो यहाँ बन गया कि नए मंत्री हो गए, मिनिस्टर्स आ गए, लेकिन ये जो मिनिस्टर्स हैं अभी इलेक्शन नहीं हुए हैं। इलेक्शन तो दिसंबर 1951 दिसंबर लास्ट में इलेक्शन हुए हैं, दिसंबर में इलेक्शन हुए हैं। तो यानी कि पहले लोकसभा के इलेक्शन होंगे 52 में, फिर 52 में ही राज्यसभा के इलेक्शन हुए, फिर प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, तब जाके सरकार बनती है कंप्लीट। 52 ठीक है। तो ये जो इलेक्शन हुए तो यानी कि इलेक्शन के बाद यानी जनता के द्वारा तो आप तब चुने जाओगे ना, इससे पहले तो आप जनता के द्वारा चुने गए नहीं हो। तो इस बात को लेकर के विवाद क्या उठा वो समझो। जो ये थे B.R. अम्बेडकर, उनको पोस्ट मिली लॉ मिनिस्टर की। ठीक है, B.R. अम्बेडकर किस चीज़ की पोस्ट मिली? लॉ मिनिस्टर की। अब इस मंत्रिमंडल की एक और खासियत रखी गई थी और वो खासियत क्या थी कि इस मंत्रिमंडल में पंडित नेहरू ने ये बात बोली थी कि ऐसा ना हो कि देश को लगे कि ये मंत्रिमंडल केवल कांग्रेसों का ही बनाया गया, उनके लिए ही बनाया गया। तो इसमें जो अदर पार्टी के लोग थे उनको भी मंत्री बनाया गया। और ये भी हम कह सकते हैं कि केवल इतना दम भी ओनली नेहरू जी में ही हो सकता था कि विपक्ष को वो मंत्रिमंडल दे दे। आज की सरकारों के हाथ पैर फूल जाते हैं विपक्ष को बैठाने में भी, ये तो मंत्रिमंडल दे रहे थे। और विपक्ष में इनके कौन कौन थे वो भी देख लो। कांग्रेस से अलग जो विपक्ष में थे, सबसे पहला नाम जो था वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का ही था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर तो कांग्रेस के थे ही नहीं। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एक पार्टी से संबंध रखते हैं जिसका नाम था शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। इस पार्टी से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। तो इनको मंत्रिमंडल मिला, ये गैर कांग्रेसी मेंबर थे। दूसरे एक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस सभा से थे उसका नाम मतलब जिस पार्टी से थे उसका नाम था हिंदू महासभा फेडरेशन, हिंदू महासभा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हिंदू महासभा से। और ये वो हिंदू महासभा है जो 1951 में ही कन्वर्ट होकर के भारतीय जनसंघ बन गया था। ठीक है, अब देखो 1947 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे हिंदू महासभा, यानी कि हिंदू महासभा एक पार्टी थी जो 1951 में कन्वर्ट हुआ और क्या बन गया? जनसंघ बन गया। ठीक है, सर अपनी हिंदू महासभा अपनी हिंदू महासभा हिंदू महासभा बनी है, पार्टी में कन्वर्ट हो गई, पार्टी हुआ करती थी। मतलब हिंदू महासभा हो सकती है लेकिन उस नाम से जो पार्टी थी वो पार्टी भारतीय जनसंघ में कन्वर्ट हो चुकी थी, भारतीय जनसंघ में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, 1951 में। और उसके बाद 1977 में इस पार्टी ने, भारतीय जनसंघ पार्टी ने 1971 में जनता पार्टी के साथ मिलकर के मोरारजी देसाई की सरकार बनाई। ठीक है, और 1978 में बल्कि 1980 में 78 में तो जो ये भारतीय जनसंघ पार्टी थी, ठीक है, इसी के नेता थे, उनका नाम था चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह ने सरकार गिराई और 1980 में यही पार्टी बनी क्या? बीजेपी। क्या? भारतीय जनसंघ, जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ, इन्होंने मिलकर के सरकार बनाई थी 1977 में। 71 लिख दिया, 70 होना चाहिए। क्या? हाँ, चौधरी चरण सिंह इस दौरान में अध्यक्ष थे भारतीय जनसंघ के। ठीक है, ये 77 कर लेना, गलती से मेरा 71 हो गया। ठीक है, और एक और नेता थे जिनका नाम था बलदेव सिंह, जिनका कुछ कह नहीं सकते किस पार्टी से, तो ऐसा लगता है कि निष्पक्ष थे, तो इनको भी एक मंत्रिमंडल में रखा गया था। ठीक है, अब जो हिंदू कोड बिल हुआ, हिंदू कोड बिल पे अब सबसे बड़ी बात सोचो
कि एक व्यक्ति है, ठीक है, जो हिंदू कोड बिल पे लॉ बना रहा है। और बड़े मज़े की बात है कि हिंदू कोड बिल पे लॉ बनाने वाला व्यक्ति खुद दलित समाज से है, ठीक, जिसने बखूबी उत्पीड़न को देखा है, अपने ऊपर सहा है, ठीक है। और जो बाकी जो लोग बैठे हैं वर्चस्व वाले, और ऊपर से कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है, कांग्रेस का मेंबर भी नहीं है, तो ऐसे में इतना आसान नहीं था ये स्टैंड लेना। लेकिन इनके सिवा किसी भी ऐसी सूझबूझ थी नहीं कि जो ऐसे काम कर सके। तो किसी तरीके से बात को नेहरू जी ने एडजस्ट किया और करके इन्होंने काम शुरू किया। और इन्होंने मैरिज की बात की सबसे पहले हिंदू कोड बिल में, मैरिज को लेकर बात की अम्बेडकर ने कि मैरिज क्या होगा, मैरिज में क्या क्या प्रावधान रखे जाएंगे। और इस मैरिज में ही इस सबसे पहले हिंदू को लेकर डाइवोर्स की व्यवस्था, कि भैया डाइवोर्स हो सकता है, तलाक की बात हो सकती है। पहली बार ये व्यवस्था आ गई। एक बात आई मोनोगैमी की, और मोनोगैमी क्या होता है, यानी कि एक विवाह ही कर सकता है एक व्यक्ति। मोनोगैमी का मतलब क्या है, एक व्यक्ति, एक हिंदू व्यक्ति एक ही सिंगल विवाह कर सकता है। और दूसरी बात आई जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के। जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को लेकर के इन्होंने मोनोगैमी MONOGAMY, यानी कि एक विवाह प्रथा। समझ में आया क्या? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक। और अब देखो, यहाँ तक के हिस्से में तो कोड बिल बना दिया, ठीक है, लिख लो पहले फिर समझते हैं। और कोड बिल बनाने के बाद में डिवोर्स की बात हुई, मोनोगैमी की बात हुई, और इसको लेकर के अब एक बात सोचो कि असल में विवाद करना किसको चाहिए। असल में जो विवाद था वो करना चाहिए था मुस्लिम महिलाओं को, क्योंकि हक तो उन्हीं को नहीं मिल रहे थे ना। उनके यहाँ पे 4-4 शादियाँ हो रही थी, ट्रिपल तलाक चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, ठीक है। और हिंदू महिलाएं थी, उनको भी अच्छा एक सिस्टम दिया जा रहा था, ठीक है। लेकिन विवाद पता किसने किया इसमें? असली जो विवाद किया वो किया हिंदू पुरुषों ने। हिंदू पुरुष सड़क पर उतरा है बिंदास हिंदू कोड बिल को लेकर के, और कुछ संख्या में हिंदू महिलाएं भी आ गई। हिंदू महिलाएं इसलिए सड़क पर आई, इसमें एक पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। तो कांग्रेस की जो कुछ महिलाएं थी वो आ गई कि इस पार्टी को ख़त्म ही करो, क्या है ये, मजाक बना रखा है, इस आदमी को क्या पता हमारे सिस्टम के बारे में, ठीक है। और जो हिंदू लोग थे वो बोले अरे तलाक कैसे करवा देगा तू, हमारा दिमाग खराब बता रहा, तलाक करवा देगा। दूसरा, तू करेगा तो हम एक शादी करेंगे, पागल हो गया, हम तो 4 करेंगे। यानी कि हिंदू में दिक्कत हो गई कि यार एक शादी की बात कैसे कर सकता है हमसे, हैं, इसके क्या थोड़ी होता है। और एक हो गया क्या कि जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में तू कौन होता है हमारी प्रॉपर्टी को डिसाइड करने वाला। इन बातों को लेकर तकरार, और तकरार में पता कौन कौन लोग थे जो इस फैसले के खिलाफ बिल्कुल अड़ गए, जिन्होंने कतई कह दिया कि हम सभा भंग कर देंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए, ये फैसला पास नहीं होगा। अब देखो उनके नाम भी देख लो, थोड़ा सा इसी से हटा रहा हूँ मैं। तकरार में कांग्रेस की तरफ से कुछ लोग आए, और उसमें सबसे पहला नाम था एक बहुत ही पढ़े लिखे जो व्यक्ति थे जिनको हम जानते हैं पटेल, सरदार पटेल। सरदार पटेल तकरार में सबसे आगे थे। वो बोले खबरदार जो ऐसा छेड़छाड़ हमारे समाज से किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। दूसरा व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खुद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि खबरदार जो आपने हिंदू प्रथाओं के खिलाफ कुछ करने की कोशिश की तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप समझते क्या हो। और ये लोग रूढ़िवादी थे, कट्टर रूढ़िवादी थे। और एक नाम आता है पुरुषोत्तम दास टंडन का। पुरुषोत्तम दास टंडन, ये भी अड़ गए। और पुरुषोत्तम दास टंडन के फेवर में एक और ख़ास बात थी कि ये इस दौरान में 1950 के आसपास, 1950 में यही कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम दास टंडन ही थे 1950 में। और एक नाम आपने बखूबी सुना होगा, JB कृपलानी। सुना है नाम कभी JB कृपलानी का? JB कृपलानी। अब ये जो नाम है सर, ये जो बंगाल कैबिनेट में आया था, तो सर ये अटॉर्नी जनरल, ठीक है, क्या बता रहा हूँ। पुरुषोत्तम दास टंडन 1950 में कांग्रेस के अध्यक्ष से चेयरमैन थे। JB कृपलानी। JB जो है सर वो JP है। JP है सर, मैं जिसकी बात कर रहा था ना, अच्छा। हाँ, वो होगा, ठीक है ना। तो ये कृपलानी जी उस टाइम तो नहीं, लेकिन आगे चल करके इमरजेंसी के दौरान बड़े फेमस हुए ये भी, ठीक है। तो ये लोग बड़े उसमें थे, गुस्से में थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे उस टाइम के इंटरिम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट थे, ठीक है। अब देखो, व्यवस्था कुछ ऐसी बनी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं, ठीक है, ये तो प्रेसिडेंट है, और संविधान इस दौरान तक बनके तैयार हो चुका था, ठीक है। संविधान बनके तैयार हो चुका था। 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा अडॉप्ट कर लिया गया था, ठीक है। और संविधान अडॉप्ट कर लिया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो अब राष्ट्रपति के तौर पर बैठे हैं। ऐसा कहा गया है, अब ये मैंने कैसे कहा गया है, कुछ लोग बोलते हैं फाइलों में लिखा है कि जब ये बिल आया तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि जो मर्जी कर लो, मैं एज ए प्रेसिडेंट इस बिल पे साइन करूँगा ही नहीं, जो करना है कर लो तुम्हें, ठीक है। और वो बोले कि मेरा यह अधिकार है, मेरा अधिकार है, और संविधान में ये बात लिखी गई है कि राष्ट्रपति को किसी बिल पे साइन करने के लिए बाधित नहीं किया जाता। नेहरू अपने ताव में आ गए, क्योंकि नेहरू खुद मॉडर्न थिंकर थे। नेहरू ने बोला ऐसा है, अगर आप बिल पे साइन नहीं करोगे तो ये बात ध्यान रखो कि संविधान में ये भी अधिकार दिया गया है 61 आर्टिकल में कि राष्ट्रपति में महाभियोग भी चलाया जा सकता है। और सोचो इतनी तकरार बढ़ गई, ठीक है। और क्यों बढ़ी? केवल रूढ़िवादी सभ्यताओं को, मान्यताओं को लेकर के, ठीक। और अब धीरे धीरे इसमें बदलाव की स्थिति बनी, और बदलाव की स्थिति कैसे बनी ये भी समझना है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और देखो गांधी जी की डेथ तो हो ही चुकी थी, 1948 में गांधी जी की डेथ तो हो चुकी थी। गांधी जी की डेथ हुई तो उस डेथ के बाद में हम बखूबी नहीं जान सकते कि हिंदू कोड बिल पे गांधी जी का स्टैंड क्या होता, ठीक है। और कहीं ना कहीं सरदार पटेल की भी हालत थोड़ी सी इससे गंभीर होने लगी थी, और सरदार पटेल भी उस दौरान में अपनी गंभीर हालत में थे। और आगे जा कर के जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इन्होंने थोड़ी कमान को संभाला, और इन्होंने कहा डॉक्टर उसे पंडित जवाहरलाल नेहरू से कि एक बात बताओ भाई, कि तुम खुद अभी चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं हो, यानी कि जिस जनता के लिए तुम काम करने की बात करो कि हिंदू कोड बिल लागू करने वाले हो, जिस जनता पे तुम लागू करने वाले हो, उस जनता ने अभी तुम्हें वोट करके यहाँ नहीं भेजा है, और तुम उस जनता के लिए इतना बड़ा फैसला ले कैसे सकते हो ये बताओ। तुमने मान लो आज ये फैसला ले लिया और कल जनता इस बात पर पलट गई कि नहीं हमारे लिए सही नहीं है, तो तुम्हारी कोई वैल्यू या हमारी संविधान सभा की या पार्लियामेंट की कोई इज्जत बचेगी, वैल्यू बचेगी? नेहरू जी ने बोला भाई बात तो तुम्हारी भी सही है, इसमें कुछ कर ही नहीं सकते, ठीक है। और इस बात को लेकर के नेहरू जी ने मना किया कि अभी हम इस बिल को लागू नहीं कर रहे। और इस स्टैंड पे डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे वो बड़े बिगड़ गए। उन्होंने बोला समझ क्या रखा तुम लोगों ने, मजाक बना रखा, क्यों हमें दिया इसको काम करने के लिए, क्यों मेहनत करवाई। और उन्होंने 1950 में ही लॉ मिनिस्ट्री की पोस्ट से रिज़ाइन दे दिया। और रिज़ाइन देते हुए उन्होंने ऐसा कहा साफ साफ कि नेहरू कोई स्टैंड लेने वाले मिनिस्टर नहीं है, मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। उनकी मिनिस्ट्री में, मतलब उनकी सरकार में जो मिनिस्टर्स हैं उनको उनकी मिनिस्ट्री का काम करने का अधिकार नहीं है। वो सभी मिनिस्टर को एज ए असिस्टेंट के तौर पर देखते हैं या उनसे बर्ताव करते हैं असिस्टेंट के तौर पे। और मैं किसी का असिस्टेंट बनने के लिए एग्री नहीं हूँ, तैयार नहीं हूँ। तो इस बात को सोचते समझते हुए
उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। क्या स्वाति मैम से कंफर्म कर लो। नहीं अभी आज नहीं, आज तो नहीं, कल हाँ कल दिन में करते हैं, कल सुबह 10 बजे से 4 घंटे करेंगे। ठीक है ठीक है। तो जब यहाँ से इस्तीफ़ा हुआ, रेजिग्नेशन हुआ, ये सारी चीज़ें हुई और ये दौर था सितंबर 1950 का। हाँ, जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने रेजिग्नेशन दे दिया। और नेहरू जी को इस बात पर थोड़ा अफसोस भी था, खुन्नस भी थी। अब नेहरू जी ने क्या किया, स्टैंड लिया कि भाई ऐसा है, ये गए और इन्होंने बोला कि भाई अब ऐसा है, इलेक्शन तो होंगे देश में। और इन्होंने साफ साफ बोल दिया कि हम इलेक्शन का मुद्दा ही ये लेके चलेंगे। इलेक्शन का मुद्दा क्या लेके चलेंगे? हिंदू कोड बिल। इन्होंने साफ बोला, जब ये अपनी सभाओं में जाते थे, स्पीच देने जाते थे, या जो भी जनता थी उनके सामने साफ साफ रख दिया कि अगर आप मुझे वोट दोगे और मैं देश का प्रधानमंत्री बना तो ये बात ध्यान रखना, मैं साफ शब्दों में कह रहा हूँ कि हिंदू कोड बिल लेकर के आऊँगा, लागू करवाऊँगा। और जनता से बोल दे कि अगर आप इस बिल के खिलाफ हो या आपको ये बिल समझ में नहीं आ रहा या नहीं आपको अच्छा लग रहा है तो आप मुझे वोट मत देना। ये जनता में साफ साफ अनाउंस किया गया। अभी बताया तो मेन रीजन रूढ़िवादी सभ्यता मेन रीजन थी। उन्होंने जो बयान दिया, ये कौन थे? कौन? राजेश प्रसाद। हाँ, इन्होंने जो बयान दिया कि तुम जो जनता तुम्हारे सपोर्ट। हाँ बिल्कुल भाई, ये तो एक एग्जाम्पल था, उनको समझाया था ऐसा करके। मेन रीज़न तो ये हुआ ना कि कोई एक्सेप्ट, भाई अब तुम हो, ठीक है, तुम हिंदू धर्म को मानते हो, तुमसे कल को कोई उठ के बोले कि तुम पूजा मत करो आज के बाद, तुम वो पढ़ोगे, कुरान पढ़ोगे, तुम एक्सेप्ट कर लोगे? क्यों नहीं करोगे भाई? क्योंकि तुम रूढ़िवादी सभ्यता के इंसान हो ना, इसलिए नहीं करोगे ना। तो ये लोग भी रूढ़िवाद यानी कि एक समाज में बंधे हुए हैं कि हम इस समाज को छोड़ेंगे तो हमारा धर्म परिवर्तन हो जाएगा या हम नष्ट हो जाएंगे या हम अधर्मी हो जाएंगे, ये सोच रखते हैं। मान लो मैं हूँ, मुझे कल को कोई बोले कि आप कुरान पढ़ लो, आप पढ़ लेते, क्या दिक्कत है? हमें कोई बोले नमाज पढ़ ले, हम तो पढ़ लेंगे। हमें कोई दिक्कत नहीं धर्म को लेकर के। हम इस धर्म का भी आदर करते हैं, हम उस धर्म का भी आदर करते हैं, क्योंकि धर्म आदर का हक है धर्म को। सीधी बात है, हिंदू पे तो अप्लाई होगा जब हिंदू कोड बिल आ रहा तो। ठीक, पहले हिंदू पे आएगा फिर सभी पे आएगा, धीरे धीरे चीज़ आती है, एकदम से नहीं अप्लाई होती। ठीक है, फिर उसके बाद में जब इलेक्शन हुआ, फर्स्ट इलेक्शन हुआ, मुस्लिमों वाला क्यों नहीं बनाया था? हैं? मुस्लिमों वाला इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मुस्लिमों पर चीज़ बनाते ही टकराव की स्थिति ज़्यादा पैदा हो रही थी। और आर्टिकल 25 से 28 में जो माइनॉरिटीज़ के लिए दिए गए थे और धर्म के लिए जो रक्षा दी गई थी वो दी गई थी ऑलरेडी। ठीक है, और समस्या जो ज़्यादा आ रही थी वो यहाँ आ रही थी इसमें, क्योंकि हिंदुओं में डाइवोर्स नहीं था, मोनोगैमी चल रही थी, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। और एक बात सिंपल सी है, भाई देखो, ये हम मान सकते हैं कि उनमें दिक्कत बहुत सारी हैं, ठीक है ना, लेकिन वो खुद एक्सेप्ट, जो वहाँ की महिलाएं थी उस दौरान में, वहाँ के जो पुरुष थे वो खुद एक्सेप्ट कर रहे थे कि हाँ ये हमारे कानून में, हमारी व्यवस्था में ये है, हमारे धर्म में लिखा हुआ है, तो उसको व्यवस्थित कर रहे थे वो। लेकिन हिंदू धर्म में तो उसको कुप्रथा मानते थे। कभी सुना है कि मुस्लिम धर्म में ये सती प्रथा ऐसी व्यवस्था हो? मुस्लिम धर्म में अगर लड़की पैदा मार देंगे उसे, सुना कभी? मुस्लिम धर्म में तो ऐसी व्यवस्था नहीं थी, सती प्रथा मुस्लिम धर्म में नहीं रही। सोचो, तो हर धर्म में कुछ ना कुछ अच्छाई भी है, कुछ ना कुछ कमी भी है। ठीक है, तो उसको लेकर के मैंने क्या कहा, यूनिफॉर्मिटी लानी है। वापस समझो, यूनिफॉर्मिटी लानी है, लेकिन यूनिफॉर्मिटी का मतलब ये नहीं कि आप उतने लंबी पैंट बना दो कि एक के लिए पोचा बन जाए, एक के लिए कैपरी बन जाए। सबके हिसाब से वो चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, और पहले एक हिस्से पे काम करें तब तो दूसरे हिस्से पे जाएंगे। ठीक, और ये लगा लो कि जो इलेक्शन हुए वो 489 सीट पे इलेक्शन हुए थे, जिसमें से नेहरू जी को मिले 364, पूर्ण बहुमत मिल गया। और 364 सीट पे लोकसभा में पूरा बहुमत था, राज्यसभा में बहुमत था, ठीक ठाक है। 1951 में, दिसंबर का समय 1951 में, ठीक है, और जब ये इलेक्शन हुए अच्छा खासा बहुमत मिला। अब नेहरू जी के हाथ में पावर आ गई, ठीक ठाक। नेहरू जी बोले भैया अब दिसंबर 1951, और जब
पावर ठीक ठाक आ गई तो उन्होंने सोचा कि भैया अब एक एक करके सबको निपटाना शुरू करो, इनको नहीं, ये वालों को, कि भैया आ जाओ एक एक करके जरा निपटाते हैं। अब देखो 51 का दौर है, तो 51 के दौर का था पटेल जी तो 50 में चले गए, एक कंटेस्टेड तो चला गया, क्योंकि ये डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे भाई, उप प्रधानमंत्री यही थे हमारे, तो बहुत पावरफुल पोस्ट थी, कम थोड़ी थे, और लोहा पुरुष कहे जाते थे। तो इनके सामने वो गाजर वाला एग्जाम्पल याद है, या तो गाजर खा लो या डंडा खा लो, ये लेके चलते थे साथ में, दोनों सुविधाएं थी, खाओ पियो और मारो, ठीक। अब अगर ये वाला हिस्सा चला गया, ठीक है, तो एक हिस्सा बनता है इनका, और ये प्रेसिडेंट बन चुके थे, संविधान के अंदर आ चुके थे पूरी तरीके से कि ठीक है भाई इनसे तो करवा लेंगे। जो ये थे अंबेडकर, वो रेजिग्नेशन कर चुके थे। ये एक गले में फांस बची हुई थी कि पुरुषोत्तम दास टंडन को किसी तरह से रिप्लेस किया जाए, और इसका रिप्लेसमेंट कैसे कर दिया, नेहरू जी ने कहा, इस बंदे का रोल क्या था? अध्यक्ष था भाई। अगर कोई पार्टी का अध्यक्ष हो जाए, मान लो कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर क्या होगा, सरकार क्या डिसीजन लेगी, तो पार्टी तय करती नहीं करती है कि तुमने ऐसा क्या डिसीजन ले लिया। मान लो आज की बीजेपी है, तो बीजेपी में प्रधानमंत्री है मोदी जी हमारे, और प्रधानमंत्री मोदी जी रहेंगे तो ऐसे इंसान को अध्यक्ष बनाएंगे जो उनका सपोर्ट करे, वरना पूरी पार्टी कहेगी अच्छा हम आपको सीएम के पोस्ट से या पीएम के पोस्ट से हटा देंगे, आप ऐसा करोगे तो अध्यक्ष तो बहुत जरूरी है ना कि अपने फेवर में हो। मान लो अरविंद केजरीवाल है, तो अरविंद केजरीवाल किसी ऐसे इंसान को ही तो अध्यक्ष बनाएगा ना आम आदमी पार्टी का, जो उसको काम करने दे। तो ये इनका सिस्टम था। तो यहाँ इन्होंने क्या सिस्टम बनाया, 1951 में 1951 में नेहरू जी ने क्या किया, पुरुषोत्तम दास टंडन को कांग्रेस की चेयरमैनशिप से हटा दिया और खुद चेयरमैन बन गए कि लो भाई आ जाओ। अब चेयरमैन खुद हो गए, यानी कांग्रेस पे किसका राज हो गया, नेहरू जी का खुद, कि अब आओ जरा, ठीक। तो ये वाली चुनौती भी गई, ठीक। अब जब 3 चुनौतियां हट चुकी है तो जेबी कृपलानी अकेले क्या कर लेते, ठीक। तो उनको देख करके ये काम लगभग हुआ, और 1951 से लेकर के 1955 तक, 1951 से 1955 तक नेहरू ही जो थे, क्या नाम है, अध्यक्ष थे, वो रहे। और 1955 से 1959 तक, 1955 से 1959 तक जो यूएन देवर थे, एक का नाम था यूएन देवर, वो इसके चेयरमैन रहे, यूएन देवर। 1951 से 1955 तक पंडित नेहरू चेयरमैन रहे कांग्रेस के, ठीक है। और 1955 से 1959 तक यूएन देवर ये रहे चेयरमैन कांग्रेस के। और फिर क्या था, अब हिंदू कोड बिल को लाने के लिए, या अब देखो विवाद तो उसमें था, ये बात तो सब मानते हैं, ठीक है। तो क्या किया गया कि एक कानून राज्य मंत्री बनाया जिनका नाम था पीवी पटास्कर, ठीक है, पीवी पटास्कर या पीवी पाटस्कर नाम था उसका, पीवी पाटस्कर, ठीक है। अब पीवी पाटस्कर जो है, ठीक है, पीवी पाटस्कर जो थे, ये उस टाइम पर जो स्टेट मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर ऑफ लॉ, इनको बनाया गया और इनसे बोला भैया आप हिंदू कोड बिल को ऐसा फॉर्मेट करो कि हम इसको आसानी से लागू कर सकें। और इन्होंने क्या किया, हिंदू कोड बिल के 4 पार्ट कर दिए, ठीक है। हिंदू कोड बिल को 4 पार्टों में डिवाइड कर दिया, और 4 पार्ट में डिवाइड करके एक हिस्सा इन्होंने बनाया, वो था 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट, और एक हिस्सा इन्होंने बनाया 1956 का हिंदू सक्सेशन एक्ट, और एक हिस्सा इन्होंने बनाया 1956 का हिंदू माइनॉरिटीज़ एंड गार्जियनशिप एक्ट, और एक बनाया 1956 का हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। और इनको एक एक करके अलग अलग पास किया गया, इंडिविजुअली पास किया गया, ठीक है।
अब जो इंडिविजुअली पास किया गया इससे ये 4 एक्ट है, इनसे हम आगे कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। पहले एक साथ लॉन्च करने वाले थे, अब इसको पार्ट वाइज तोड़ दिया जिससे कि लाना आसान हो जाए, और उसमें जो कमियां थी उनको और सुधारा गया। ठीक है, जैसे कुछ लोग हैं ना भी रूढ़ीवादी तो बैठे ही थे, तो इनको भी खुश कर, देखो नाराज ज़्यादा कर नहीं सकते किसी को, तो खुश भी करना था। अब यही थोड़ी होंगे, तभी बड़े बड़े नाम मैंने लिए, कितने लोग होंगे जो विरोध में होंगे, और कुछ जनता भी विरोध में हो जाएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन करके आए हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ सुधार तो उसमें किया, बदलाव तो किया, अमेंडमेंट किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो इससे आगे का हम कल पढ़ेंगे। क्या? हाँ, वीडियो बंद कर दो भाई। मज़ा आया, समझ में आया?